so fine and so happy, and your family is also very happy and very nice, and your study is going on very smooth, I think, right? आपको पता है इंग्लिश जब हम सीखने जाते हैं तो लोगों के मन में एक मेंटालिटी है। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश इज़ वेरी मच फनी लैंग्वेज, एंड कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश इज़ वेरी मच टफ लैंग्वेज। आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश ना तो फनी लैंग्वेज है और ना ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज। अगर है तो बस हमारा दिमाग का खेल। अगर आप इंग्लिश को उस प्रकार यूज़ करो जिससे आपको याद करने में इजी हो, तो इंग्लिश इज़ वेरी मच इजी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप इंग्लिश को उस प्रकार याद कर रहे हो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो समझने में, तो फिर इंग्लिश आपके लिए टफ है। अगर आप 10 लोगों की बातें सुनोगे इंग्लिश बोलते समय, तो इंग्लिश आपके लिए फनी लैंग्वेज है। और अगर आप खुद की मेंटेलिटी से, खुद की माइंड से अगर आप इंग्लिश रियल में बोलोगे, तो इंग्लिश आपके लिए वैसे ही लैंग्वेज है जैसे एक मदर टंग। प्रॉब्लम क्या होता है कि इंग्लिश हमारे लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट? हम नेशनल लैंग्वेज में बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो हर लैंग्वेज का कहीं ना कहीं एक सिस्टम्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं, राइट? सो उस हिसाब से इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं। वो सिस्टम और ट्रिक्स अगर आप अपनाते हो तो इंग्लिश इज़ वेरी मच इजीएस्ट लैंग्वेज फॉर लर्निंग टू लैंग्वेज। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। ये टॉपिक आपको डेली स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे सपोज मान लो, अगर आप स्काई में एक स्टार देखते हो, तो वो स्टार एक होते हैं संख्या में, तो उसको हम स्टार बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो वो सभी स्टार्स को एक साथ हम बोलते हैं गैलेक्सी। यानी स्काई में, आसमान में अगर बहुत सारे स्टार्स एक जगह पर है, दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसी प्रकार मान लो कोई सोल्जर है ना, जो फ्रीडम फाइटर है, जो कंट्री के लिए फाइट करते हैं, एक होंगे तो दैट इज कॉल्ड सोल्जर। लेकिन अगर बहुत सारे सोल्जर्स हो जाए, तो उस समय हम उनको बोलते हैं आर्मी। यानी आर्मी मीन्स बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, गैलेक्सी मीन्स बहुत सारे स्टार्स होते हैं। इसी प्रकार देखना, अक्सर हम सेल्फी लेते हैं, तो अगर आप एक सेल्फी ले रहे हो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर मान लो ग्रुप में कोई गर्ल्स सेल्फी ले रहे और वो भी एक ही स्टाइल, कई बार हम एक स्टाइल में, एक ही हमारा बॉडी लैंग्वेज रहती है, एक ही फेस रहती है, और उस वे में अगर हम सेल्फी लेते हैं, तो उस समय उन गर्ल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स। बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब होता है वो गर्ल्स जो एक ही पैटर्न में अपना सेल्फी लेते हैं। तो डियर, ऐसे हजारों कलेक्टिव फ्रेजेस हैं, इन सब को कलेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं। यानी बहुत सारे कलेक्टिव मतलब कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस, मतलब जो वर्ड्स होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सीखने वाले हैं विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, और पिक्चर के साथ सीखेंगे ताकि आपको याद करने में बहुत आसान हो। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ को याद करने में ट्रिक होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। हे माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आज हम सीख रहे हैं कलेक्टिव फ्रेजेस। कलेक्टिव फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे स्पोकन में हमेशा काम आता है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि कलेक्टिव फ्रेजेस संख्या में बहुत ज़्यादा होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना सीखो उतना ही कम है, पर फिर भी हम वो कलेक्टिव फ्रेजेस सीख लेंगे जो हमको हमेशा स्पीकिंग में काम आता है। बट यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वो कंटेंट्स बता दूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक है आपका वो है कलेक्टिव फ्रेजेस। कलेक्टिव फ्रेजेस कौन सी चैप्टर नंबर में आ रहा है ये भी मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, और साथ में उसके बाद हम ये देखेंगे कि कलेक्टिव फ्रेजेस क्या है। तो जैसे देखो, चैप्टर 4 नंबर है कलेक्टिव फ्रेजेस। हमारा जो इंस्टेंट वोकैबुलरी है, टोटल जो चैप्टर्स है उसमें से चैप्टर 4 है कलेक्टिव फ्रेजेस, राइट? अब इस कलेक्टिव फ्रेजेस के अंदर क्या क्या आता है आपको मैं वो सारी चीज़ बता देता हूँ, राइट? और इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं कलेक्टिव फ्रेजेस
के अंदर जाते हैं और इसमें हम एक एक चीज़ सीखेंगे जो बहुत मज़ेदार है, राइट। और बोर्ड में मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स मोबाइल में स्टडी करते हैं और मोबाइल में स्क्रीन थोड़ा सा छोटा दिखता है। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत इंट्रो बोर्ड में बता दूँ, उसके बाद डायरेक्ट वही टॉपिक में स्क्रीन पे बताऊँ। तो कंप्यूटर का जो फॉन्ट्स होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं एंड इट इज़ वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दोज पीपल हुज डिवाइस इज़ वेरी मच स्मॉल, क्योंकि सबके पास लैपटॉप और कंप्यूटर तो नहीं होता है ना। ओके तो ये आप लोगों के लिए मैंने किया है, आप लोग डेफिनेटली इसको स्टडी करना और समझने की कोशिश करना, लाइफ में यूज़ करना। जैसे यहाँ पे लिखा है चैप्टर 4 और टॉपिक का नाम है कलेक्टिव फ्रेजेस। फ्रेजेस मतलब होता है छोटा छोटा सेंटेंस, कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन। तो जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो उस समय उसको हिंदी में हम कुछ और बोलते हैं और इंग्लिश में हम कुछ और बोलते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन जो हिंदी में होता है वो ज़्यादातर सेम होता है। सो हम क्या करेंगे, आज वही चीज़ देख लेते हैं कि कलेक्टिव फ्रेजेस में कौन कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेनिफिट क्या है, तो इस चैप्टर का बेनिफिट ये है, तो यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, तो देखो पहला हम सीखेंगे इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन स्पीकिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो, आप नॉर्मल वर्ड्स के थ्रू भी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो, राइट। सेकेंड बेनिफिट क्या है, इट हेल्प्स यू टू गेट नॉलेज द डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव फ्रेजेस। ये आपको क्या मदद करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जानने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे जिसका डिफरेंट ग्रुप होते हैं वर्ड्स का, बट सबको एक शब्द में हम बोलते हैं कलेक्टिव फ्रेज। मतलब हिंदी में अलग अलग ग्रुप होते हैं लेकिन इंग्लिश में उस हर ग्रुप के एक डिफरेंट नाम होता है। उस नाम को हम क्या बोलेंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे, जिसको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फ्रेजेस। ओके सो कलेक्टिव फ्रेजेस तो हमने देख लिया। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कलेक्टिव फ्रेजेस के कुछ वर्ड से। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा समझने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्चर यूज़ किया है हर वर्ड से रिलेटेड। एक तो नॉर्मली होता है कि वर्ड्स के साथ हिंदी मीनिंग भी बताया जाता है, पर उसमें से ज़्यादा बेटर होता है कि अगर उसके सामने उसी चीज़ को आप इमेज में कन्वर्ट करो। तो मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज़ किया है हर वर्ड्स के साथ मैंने इमेज यूज़ किया है ताकि आपको हेल्पफुल हो। देखो सबसे पहले एक आर्मी का फोटो है जहाँ पे बहुत सारे आपको सोल्जर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, पर इंग्लिश में हर जगह पे ग्रुप का वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। इंग्लिश में जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसके अनुसार वो वर्ड इस्तेमाल होता है, इसी को हम कलेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हर एक आदमी या हर एक मैन को सोल्जर बोलते हैं, क्योंकि ये सोल्जर देश के लिए फाइट करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई सा भी हो, राइट। लेकिन जब एक से ज़्यादा सोल्जर हो जाए तो उस समय इन सभी सोल्जर को एक वर्ड में हम बोलते हैं आर्मी। यानी जब सोल्जर्स की संख्या आपके पास ज़्यादा हो या कहीं पर अगर आप देखते हो तो हम क्या बोलेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। अब ये आर्मी इंडियन आर्मी हो सकता है, ये आर्मी रशियन आर्मी हो सकता है, ये आर्मी पाकिस्तान आर्मी हो सकता है, ये आर्मी चाइना का हो सकता है, कहीं का भी आर्मी हो सकता है। पर आर्मी मतलब क्या होता है, एक नहीं होता है, आर्मी मतलब होता है बहुत सारे। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब एक से ज़्यादा सोल्जर हो तो वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ सोल्जर की जगह हम क्या बोलेंगे, आर्मी ऑफ सोल्जर, राइट। नेक्स्ट आता है, जैसे आप नोटिस करें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से मैंने ये चीज़ बताया था, आपको मज़ा आएगा। जैसे ए फॉर बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने ए फॉर आर्मी का इसी वर्ड यूज़ किया है, आगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है बैंड ऑफ म्यूज़िक। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे एक स्टेज बताया जा रहा है, स्टेज के ऊपर बहुत से जो आदमी हैं ये अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई गिटार बजा रहे, कोई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। म्यूजिशियन में सब कुछ आ जाते हैं, है ना।
अब इस म्यूजिशियन अगर ग्रुप में हो, बहुत सारे संख्या में हो, कोई गिटार बजा रहे, कोई तबला बजा रहे, कोई सिंगिंग कर रहे, कोई डीजे बजा रहे, और उनका पूरा ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी भी शो करने के लिए, तो उस समय हम उनको बोलते हैं बैंड। बैंड मतलब होता है वो ग्रुप जो ग्रुप म्यूजिक का एक ग्रुप होते हैं। कभी भी अगर आप देखते हो किसी कॉलेज में, किसी पार्टी में एक बैंड बैठे हैं, बैंड का मतलब होता है वहाँ पे एक ग्रुप रहते हैं और उस ग्रुप में गिटार बजाने वाले भी होते हैं, तबला बजाने वाले भी होते हैं, सिंगिंग करने वाले भी होते हैं, डीजे बजाने वाले होते हैं, हारमोनियम बजाने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड होता है, यहाँ पे भी देखो एक फोटो आ रहा है, 3 फोटो आ रहा है, 3 गर्ल की फोटो, पर आप नोटिस अगर करोगे तो तीनों गर्ल एक ही पैटर्न में फोटो खिंचवाया है। मतलब क्या है कि कभी कोई गर्ल्स अगर एक ही पैटर्न में फोटो ले रहे हैं, एक ही पैटर्न में खाना खा रहे, एक ही पैटर्न में खड़े हुए हैं, कोई भी मतलब फोटो खिंचवा रहे या खाना खा रहे, पैटर्न उनका एक ही है, तो उस समय हम ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स। बेबी का मतलब होता है जब हम कोई काम एक ही पैटर्न में करते हैं। ठीक है, आप देखना अक्सर गर्ल्स लोग फोटो खिंचवाते हैं जब एक ही पैटर्न में हम वो काम करते हैं, तो उस समय हम बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जैसे कोई मान लो कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, और उसमें फाउंडर एक नहीं है, वो उसमें बहुत सारे फाउंडर है और सबका अपना अपना पार्टनरशिप है, और सभी 50-50 या 25% के पार्टनर के हिसाब से डायरेक्टर है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है वहाँ पर एक डायरेक्टर नहीं है उस कंपनी का, वहाँ पे 3-4 डायरेक्टर है। जैसे होता है ना बहुत से कंपनी स्कूल में 2-3 लोग होते हैं डायरेक्टर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी भी सेम है, मान लो कोई संस्था है जिसमें बहुत सारे आदमी ट्रस्ट के हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, चैरिटी के हिसाब से वो डोनेट कर रहे हैं, तो उस समय भी हम क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मतलब होता है जो ट्रस्ट चल रहा है, जो चैरिटी चल रहा है, जो फाउंडेशन चल रहा है, उसमें एक नहीं, उसमें बहुत से लोग कॉम्बाइन है, बहुत से लोग उसमें इंक्लूड है, और सबका अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड डिसीजन देने का अधिकार है। राइट, नेक्स्ट आता है बुके ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखो एक फ्लावर को हम फूल बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे फ्लावर को आपस में डिजाइन करके किसी को देने के लिए गिफ्ट के रूप में बनाया जाता है, तो उस समय हम उसको बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके का मतलब होता है जब एक बंच बनाया जाता है फ्लावर्स की, एक मतलब कलेक्शन बनाया जाता है जिसका अंदर लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कुछ डिजाइनिंग्स, आर्टिस्टिक क्रिएटिव्स कुछ होते हैं, और उसके बाद उसको कम्प्लीटली पैकेज बनाकर किसी को दिया जाता है, चाहे वो ऑनरेबल गेस्ट हो या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो। तो इन सारी चीज़ों में जब इस प्रकार का फ्लावर्स दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स, नॉट अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो कभी कोई अगर आपको बुके बोले तो आप समझ जाना कि ये फ्लावर्स का एक कलेक्शन है। कभी कोई ट्रस्टी बोले तो आप सब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी समझ जाना, मतलब बहुत सारे ट्रस्ट का मेंबर है ना। यहाँ पे मेंबर देखो कितने सारे मेंबर है। उसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब देखो कितने सारे डायरेक्टर है। बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब एक गर्ल एक ही पैटर्न का, बहुत से गर्ल्स एक ही पैटर्न के फोटो खिंचवा रहे या खाना खा रहे स्टाइल में, है ना, जो भी है। बैंड ऑफ म्यूजिक मतलब क्या होता है, वो म्यूजिशियन जो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शो करते हैं। और आर्मी ऑफ सोल्जर मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत से सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बजट ऑफ न्यूज़। बजट ऑफ न्यूज़ मतलब जैसे न्यूज़ होते हैं जो सरकार तय करता है कि कोई भी न्यूज़, कोई भी काम अगर हम करते हैं ना तो उसका अपना एक खर्चा होता है। तो यहाँ पे बजट ऑफ न्यूज़ मतलब क्या होता है कि साल भर का या महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का जो गवर्नमेंट का एक प्लान होता है। जैसे आप देखते हो ना, अधिकतर गवर्नमेंट एक न्यू प्लान बनाते हैं कि हम पूरे कंट्री के लिए ये करना चाह रहे, पूरे कंट्री के लिए हम ये फैसिलिटीज़ देना चाह रहे, तो उसको बोलते हैं बजट। यहाँ पे न्यूज़ वर्ड क्यों लगा गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर में आएगा, कहीं ना कहीं टीवी में आएगा। तो जब टीवी में किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जनता के सामने कोई प्लान पेश किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ये देंगे, तो उसको बोलते हैं बजट ऑफ न्यूज़।
बजट ऑफ न्यूज़ 1 महीने का भी हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। जैसा आप देखना अक्सर रोड पर अभी बहुत सी जगह पे रोड बन रहा है, रास्ता खुदाई करके इंटरनल पाइप सेटिंग हो रहा है, या फिर कभी कभी देखना सिलेंडर के ऊपर फैसिलिटीज़ दिया जाता है गरीब लोगों को, या फिर कभी कभी जॉब के ऊपर दिया जाता है, कभी कभी टिकट्स के ऊपर दिया जाता है। तो इस प्रकार की न्यूज़ अगर टीवी में आता है, पेपर में आता है, प्लस एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्लस लोग आपके घर आते हैं, तो उसको बोलते हैं बजट ऑफ न्यूज़। ठीक है, वहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ न्यूज़ बोलेंगे, वहाँ पे बजट बोलेंगे। क्यों बजट? मतलब वहाँ पे जितने भी चीज़ें हो रही है उसके कहीं ना कहीं एक बजट बनाया है, एक खर्चा बनाया गया कि अगर 10,000 लोग या 10 लाख गरीब को हम पैसा बांट रहे हैं, या सिलेंडर दे रहे हैं, या घर दे रहे फ्री में, तो उनका खर्चा कितना बनेगा, है ना? क्योंकि सरकार को भी तो कहीं से मेंटेन करना है ना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बजट ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट आता है बंच ऑफ ग्रैपर्स। ये शायद आप लोगों को पता होगा। अंगूर जो होते हैं जो हम खाते हैं, अगर एक होता है तो अंगूर ग्रेप होते हैं, लेकिन अंगूर देखना कभी मार्केट में इस प्रकार के एक कलेक्शन में मिलता है, तो उसको हम बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं हिंदी में, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंगूर की गुच्छा, पर इंग्लिश में बोलते हैं हम बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये 8 पैटर्न समझ में आया। आप इसको याद कर लेना, और याद करने से सबसे ज़्यादा इसको समझना, ताकि क्योंकि अभी आपको ये इमेज दिखेगा ना तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं बंच ऑफ, जैसे ये बोर्ड से रिलेटेड 2 वर्ड है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है। ऐसे बंच से रिलेटेड और भी होते हैं, जैसे आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। जैसे बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज मतलब जैसे हमारे पास होता है ना चाबी का कलेक्शन, कीज की कलेक्शन, तो एक में अगर बहुत सारे चाबी हो ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज। कि आई हैव नो बंच ऑफ कीज, या फिर डू यू सी माई बंच ऑफ कीज, मतलब आपने चाबी का गुच्छा देखा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास जैसा अभी तो लेटर्स आना बंद हो गया, लेकिन पहले आप पोस्ट ऑफिस में चले जाओगे ना तो यहाँ पे लेटर्स कैसे बंचेस मिलते हैं एक जगह पे, पूरा कलेक्शन। ठीक है, तो बंच ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? जहाँ पे लेटर्स की पूरी कलेक्शन एक बंडल बना हुआ है, तो वहाँ पे हम बंडल ऑफ लेटर्स नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम बंच ऑफ लेटर्स बोलेंगे। ठीक है, बंडल ऑफ कॉपीज हो सकता है, लेकिन बंडल ऑफ लेटर्स नहीं होता है, बंच ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, जब एक जगह पे बहुत से लेटर्स हो। इसी प्रकार हे शायद ये किसान लोग समझ जाएंगे बहुत इजी वे में। जो अनाज होते हैं ना, चाहे वो कोई भी सब्जी का हो, कोई भी अनाज, जैसे कि चावल का हो या गेहूं का हो, है ना, उसकी जो अनाज होते हैं, अनाज सूखने के बाद इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाते हैं जो गाय को दिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हे। तो जब हे को कलेक्शन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बंडल। बंडल ऑफ हे मतलब इससे देखना घर भी बनते हैं, गांव में घर बनाया जाता है। उसके बाद सर्दी के मौसम में इसको जलाकर हाथ भी सेकते हैं, या फिर ये गाय को भी देते हैं खाने के लिए, गाय इसी को खाते हैं, उसको बंडल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बंडल से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, जैसे स्टिक्स, जो लाठी होते हैं। लाठी एक को तो स्टिक बोलेंगे, लेकिन जब लाठी को बांध कर रखा जाता है अलग अलग जगह पर, उसको लेकर रखा जाता है घर पर या किसी को बेचा जाता है, तो उस समय भी इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स। आपको ये सब क्या देखना है? जैसे कि हे मतलब वर्ड होता है, लेकिन इसकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो बंडल बोलेंगे। एक को बोलेंगे स्टिक, पर इसकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बंडल बोलेंगे। इसी प्रकार एक पत्र को लेटर बोलेंगे, लेकिन लेटर जब बहुत सारे हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंच ऑफ लेटर्स। जैसे यहाँ पे बंडल हम अक्सर बोलते हैं, बंडल ऑफ लेटर्स। बंडल ऑफ लेटर्स गलत है। ठीक है, इसी प्रकार देखो कैरवन ऑफ मार्चेंट्स। कैरवन ऑफ मार्चेंट्स मतलब क्या होता है? कोई व्यवसायी होते हैं ना, जब एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए आते हैं ना, तो उस समय उनका अगर मान लो ग्रुप में कोई है, मान लो कोई फॉरेन के कोई कंपनी है जो इंडिया में आ रहे बिजनेस करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कैरवन ऑफ मार्चेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक व्यवसायी नहीं है, बहुत सारे व्यवसायी है जो एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसी प्रकार कैरवन ऑफ कैरग्राम से रिलेटेड पिलग्रिम्स भी होते हैं। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री। देखो यहाँ पे मैंने फोटो भी डाला, तीर्थ यात्री। जब बहुत से तीर्थ यात्री, जैसे कि कोई मान लो अयोध्या जा रहे हैं, या फिर अपने इंडिया में है ना बहुत बड़े बड़े तीर्थ यात्रा, जहाँ पे ग्रुप में लोग जाते हैं, लगभग 200-300 1000 लोग एक साथ ग्रुप में जाते हैं, उन लोगों का कोई मन्नत रहता है, तो उस समय भी उस तीर्थ यात्री यानी पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री होता है, उन तीर्थ यात्री को हम बोलते हैं कैरवेन।
वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, वहाँ पे हम कैरवेन ऑफ पिलग्रिम्स सीखेंगे। आज हम क्या सीख रहे हैं, ग्रुप वर्ड, यानी जितने भी चीजें होते हैं ना जो अगर संख्या में एक से ज्यादा हो तो हर जगह पे हम बंडल या ग्रुप नहीं लगाते हैं, हम वर्ड्स के अनुसार वहाँ पे अलग अलग वर्ड इंग्लिश में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीर्थ यात्री का अगर ग्रुप होगा तो उसको हम कैरवेन ऑफ पिलग्रिम्स बोलेंगे, कोई बिजनेसमैन के अगर ग्रुप होगा तो उसको हम कैरवेन बोलेंगे, लाठी की ग्रुप होगा तो उसको हम बंडल बोलेंगे, इस टाइप से। ठीक है, जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स का भी ग्रुप होता है, आप देखना, नोटिस करना, एक के बाद माउंटेन का चट्टान दिखते जाते हैं और इधर से लेकर मतलब 2-2 हजार तक माउंटेन्स ऐसे ऐसे चलते जाते। जैसे यहाँ पे देखो माउंटेन ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये माउंटेन हजार किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन ऑफ माउंटेन। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक चेन बना हुआ है ना। तो जब माउंटेन का, जैसे हिमालय का माउंटेन, जैसे आप बोल सकते हो अ चेन ऑफ हिमालय माउंटेन इज वेरी मच बिग, है ना, लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। तो जब कोई भी पहाड़ हो ना, पहाड़ का अगर एक जगह से दूसरी जगह फैला हुआ है तो उस पहाड़ के कलेबोरेशंस को हम क्या बोलेंगे, चेन ऑफ माउंटेन्स। इसी प्रकार जो शीप होता है, जो भेड़ होते हैं, इसकी अगर एक जगह मान लो बहुत से भेड़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप, दल, है ना, झुंड, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं झुंड। तो जो शीप होता है, जो भेड़ होते हैं, या फिर कोई भी जानवर होता है ना, उसके झुंड को हम क्या बोलते हैं, HERD, हर्ड। यहाँ पे ग्रुप ऑफ शीप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम हर्ड ऑफ शीप्स बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या सीखा था, हमने ये देखा था आर्मी किसको बोलते हैं, बैंड कब बोलते हैं, वेवी किसको बोलते हैं, बोर्ड कब बोलते हैं, है ना, बुक्के कब बोलते हैं, बजट कब बोलते हैं, बंच कब बोलते हैं। फिर हमने देखा क्या क्या, बंच से 3 वर्ड है, कीज के लिए भी होता है, लेटर्स के लिए होता है, ग्रेप्स के लिए होता है ना। बोर्ड हम 2 के लिए लगाते हैं, डायरेक्टर के लिए लगाते हैं, ट्रस्टी के लिए लगाते हैं। आर्मी कब लगाते हैं, जब सोल्जर्स बहुत सारे हो। बैंड कब लगाते हैं, जब म्यूजिक बहुत सारे हो, जो बहुत सारे म्यूजिशियन एक जगह पे काम करते हैं तो उसको हम बैंड बोलते हैं। बेबी कब बोलते हैं, जब कोई गर्ल्स एक ही पैटर्न में कोई फोटो खिंचवाते हैं, चाहे वो सोने का हो, खाने का हो या खड़े होने का हो, है ना, स्टाइल जो भी एक ही पैटर्न होना चाहिए तीनों का, उससे हम बेबी बोलते हैं। बुक्के कब बोलते हैं, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह पर कलेक्शन करके किसी को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, एक करके, है ना, दैट टाइम वी कैन से बुके। बजट कब बोलते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट थ्रू कोई प्लान लाया जाता है जनता के सामने, तो उस समय हम बजट ऑफ न्यूज बोलते हैं। बंच कब बोलते हैं, जब कोई अंगूर हो या लेटर हो, है ना, या चाबी हो, उसको बंच बोलते हैं। हे बंडल कब बोलते हैं, जब कोई या तो लाठी हो या फिर कोई हे हो, है ना। इसका मुझे एग्जैक्टली हिंदी नहीं मालूम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप डिक्शनरी चेक कर लेना या फिर गूगल से देख लेना। कैरवेन कब बोलते हैं, या तो कोई बिजनेसमैन एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, या फिर कोई पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री बहुत झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे ग्रुप में, तो उसमें कैरवेन। चेन कब बोलते हैं, चेन जब माउंटेन का होता है ना, उसमें चेन बोलते हैं। और हर्ड कब बोलते हैं, शीप के झुंड, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। देखो न्यू वर्ड आपको मिलेंगे, क्लम्प ऑफ ट्रीज। आप कभी भी बाहर घूमने जाओगे ना, देखना कभी कभी इस प्रकार का ट्रीज आपको दिखेंगे एक ही जगह पे, एक ही साइज पर और एक ही जगह पे दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो कभी भी अगर आप किसी मैदान में गए, कहीं टूर करने गए, अगर आपको इस प्रकार के ट्रीज अगर दिखते हैं तो इस प्रकार के पूरे ट्रीज को हम बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज, इसको हम क्लम्प बोलते हैं। देखना न्यू वर्ड मिलेंगे। ट्रीज तो सबको पता है, यहाँ पे इंडिविजुअल सब ट्रीज है, और इन सभी ट्रीज को एक साथ हम बोलेंगे क्लम्प ऑफ ट्रीज। आप बोल सकते हो दिस क्लम्प ऑफ ट्रीज इज वेरी मच लो, या फिर आई वांट टू टेक फोटो अंडर दिस क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो अंडर दिस क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब यहाँ, ठीक है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, देखना क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब क्या होता है, स्टार्स मतलब होता है तारा। लेकिन कभी कभी अगर आसमान में आप नोटिस करोगे तो देखना एक जगह पे तारों की पूरे झुंड बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे तारे, छोटे 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 तारे दिख रहे, स्टार्स दिख रहे। तो इन स्टार्स को हम बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो जब आसमान में, स्काई में, गैलेक्सी में स्टार्स तो होते, लेकिन कभी अगर आप ऐसी जगह देख रहे हो जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है, छोटे 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 छोटे, स्मॉल बिग सब मिक्स है, पर बहुत सारे, काउंट की नहीं किया जा रहा है, उस समय हम उनको, उन सभी स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स नहीं बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स,
ठीक है। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ लॉ। कोड ऑफ लॉ मतलब कानून होता है। अब कानून में बहुत से कानून होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, पर उन हर बुक्स के हर जो नियम होते हैं उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ लॉ। मतलब लॉ कानून का जो कलेक्शन होता है ना। मान लो कोई कानून है मैरिज के ऊपर, कोई कानून है प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई कानून है क्राइम के ऊपर, तो इन सब को मिलाकर एक साथ हम बोलते हैं कोड ऑफ लॉ। आप बोल सकते हो दिस मैन्स कोड ऑफ लॉ इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मतलब इस आदमी की जो लॉ का जो कोड है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कई लोगों को हर प्रकार के कानून की जानकारी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो कोड ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, अलग अलग लॉ का जो कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ लॉ, है ना। आपको मिला है यहाँ पे नया वर्ड। मैं भी जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मेरे लिए भी बहुत न्यू था, पर अब मुझे पता चल गया कोड ऑफ लॉ कैसे होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कानून के अलग अलग बुक्स रखा है। तो कानून के ये सब अलग अलग बुक्स है, इन सब बुक्स को, इन सब लॉ को एक साथ में क्या बोलेंगे, कोड। ठीक है। स्टार्स में भी देखो आपको यहाँ पे दिखेंगे कितने सारे स्टार्स, इसलिए क्लस्टर क्लैंप में भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इतने सारे पेड़ है पर एक जगह पर है। अगर ये अलग अलग होता तो फिर क्लैंप नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह पे झुंड बन के बना हुआ है इसलिए क्लैंप। नेक्स्ट आता है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। देखो अभी हमने एक चीज सीखा था, ये क्या है, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। यहाँ पे भी देखो मर्चेंट्स है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैरवेन है। कैरवेन मतलब जब कोई व्यवसायी एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करना है तो होगा कैरवेन। और कंपनी कब बोलेंगे, जब उस बिजनेसमैन ने एक जगह से दूसरी जगह पर आके बिजनेस डाल दिए। जैसे मान लो फॉरेन को कोई कंपनी है सैमसंग, है ना, अब वो सैमसंग इंडिया में आके बिजनेस डाल दिए। और पर ऐसे बहुत से कंपनी है ना, सैमसंग है, चाइना है, मी है, अलग अलग नोकिया है। तो इन सब कंपनी, इन सब मर्चेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कंपनी। ठीक है। आप देखते ना, बोलते ना सैमसंग कंपनी, मी कंपनी, नोकिया कंपनी। तो कंपनी हुआ कैसे है, क्योंकि ये सब मर्चेंट्स है। इन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्री के सब मर्चेंट्स है, इन्होंने क्या किया, इंडिया में आके अपना बिजनेस स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। इसलिए इन सब अलग अलग कंपनी को, मर्चेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो दिख रहा है कोई अलग अलग कंपनी है ना यहाँ पर, इस प्रकार से। तो जब एक जगह पर अलग अलग मर्चेंट्स आके अपना बिजनेस डालते हैं तो उन सब को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कंपनी। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा आईटी कंपनी, वेबसाइट कंपनी। मतलब क्या है, वो कंपनी तो है पर वो कहीं से कहीं तो कनेक्ट तो होगा ना, या तो उनकी मेन कंपनी फॉरेन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉनकोर्स। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉनकोर्स ऑफ पीपल क्या होता है, आपने पहले सीखा होगा कि मैंने आप लोगों को पीपल का अलग अलग वर्ड बताया था, मेरे चैनल पे है, आप उसको पढ़ना। कि हिंदी में लोग बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में लोग के लिए अलग अलग वर्ड हम यूज करते हैं, राइट। पर यहाँ पे भी आपको एक नया वर्ड मिलेगा लोगों के लिए। ये कॉनकोर्स ऑफ पीपल क्या होता है, कॉनकोर्स ऑफ पीपल मतलब होता है, ये आपको अक्सर दिखेंगे स्टेशन पर, फ्लाइट, एयरपोर्ट पर। क्या होता है, जब ट्रेन आते हैं तो देखना, ट्रेन आने के बाद जब पैसेंजर उतर जाते हैं तो देखना उनका एक एग्जिट गेट होता है। एग्जिट मतलब बाहर जाने का। तो देखना पैसेंजर एकदम सीक्वेंस वाइज एक के बाद सब बाहर की तरफ चलने जाते हैं। उस समय उन ग्रुप को हम, उन भीड़ को, उन ग्रुप को हम बोलते हैं कॉनकोर्स ऑफ पीपल। कॉनकोर्स ऑफ पीपल मतलब क्या होता है कि जब ट्रेन या फ्लाइट आते हैं या सबको उस फ्लाइट पे जाना है, उस ट्रेन पे जाना है, तो उनका देखना पर्टिकुलर एग्जिट या फिर एंट्रेंस का गेट होता है। या तो एग्जिट मतलब बाहर, एंटर्स मतलब अंदर। या तो अंदर की तरफ मान लो ट्रेन छूटने का टाइम आ गया तो सब देखना एक लाइन पे ही एक के बाद एक सब उसी लाइन पे चलने जाते हैं। बाद में सब अपने अपने बोगी में चले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सब एक ही लाइन पे चलते हैं। तो वो जो एक लाइन पे चल रहा है, वो जो उनका भीड़ है, उस भीड़ को हम बोलते हैं कॉनकोर्स। जैसे अभी देखो यहाँ पे कोई फ्लाइट आया होंगे, तो फ्लाइट आने के बाद क्या हो रहा है, सब देखो ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे सब निकलने वाले, सब देखो एक लाइन से निकल रहा है, ये भी जा रहा है, उसके बीच और एक जा रहा है, उसके बीच और एक जा रहा है। तो उस समय इतने सारे ग्रुप को हम क्राउड नहीं बोलेंगे, क्राउड ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कॉनकोर्स ऑफ पीपल। क्यों, क्योंकि सब एक सीक्वेंस में सब एक के बाद एक बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद सब अपने अपने डेस्टिनेशन में चले जाएंगे, कोई इस गाड़ी में, कोई उस कार में, कोई रुकेंगे, बट स्टार्टिंग में स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर वो सब एक ही लाइन पर जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कॉनकोर्स ऑफ पीपल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्साइनमेंट्स ऑफ गुड्स। कॉन्साइनमेंट्स ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है,
कॉन्साइनमेंट, गुड्स मतलब होता है सामान, कॉन्साइनमेंट मतलब होता है उस सामान को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उनका जो प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लो सबसे पहले एक सामान बना और वो सामान बनने के बाद वो गया अमेज़न कंपनी में, फिर वो सामान का प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, फिर वो इंटरनेट पे छापा, फिर उस सामान को किसी कस्टमर ने सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, फिर वो सामान ऑर्डर होकर उसके पास गए, कंपनी के पास गए, फिर कंपनी उस सामान के ऑर्डर को उस मतलब उस जगह पे भेज दिया जहाँ पे वो सामान है, फिर वहाँ से वो उस कंपनी के पास आया। फिर इस तरीके से ये जो प्रोसेस रहते हैं ना, ऑर्डर बनने से लेकर प्राप्त करने तक, मनी तक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्साइनमेंट्स। आप कभी भी मतलब ऑनलाइन कोई सामान अगर आप ऑर्डर कर रहे हो ना, तो उसका देखने एक प्रोसेस होता है और वो लाइफ ट्रैक बताते हैं। देखो मान लो ये गाड़ी है, यहाँ पे वो सामान बना, फिर वो सामान यहाँ पर आया, और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इनका प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्साइनमेंट्स। मतलब आपने ऑनलाइन में एक मोबाइल ऑर्डर किए, अब मोबाइल ऑर्डर करने के बाद जब तक आपको मोबाइल जो आपको घर पर आएंगे, वो जो 2 दिन 3 दिन का जो प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आपने तो ऑर्डर कर दिए, लेकिन ऑर्डर के पहले वो मोबाइल तो कहीं पे स्टोर था ना, तो आपने ऑर्डर किया, फिर इस ऑर्डर के बाद वो मोबाइल कंपनी के पास गया, फिर वो ऑर्डर किसी और के पास जाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को ये मोबाइल चाहिए, फिर वहाँ से वो मोबाइल आपके रूट पर आएंगे, फिर वो आपसे पैसे लेंगे, फिर वो उधर से प्रोसेस होंगे कि हाँ इस व्यक्ति को डिलीवरी होगी। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ गुड्स नहीं बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्साइनमेंट्स ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखना, कॉन्साइनमेंट्स मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किसी चीज़ को पाने का तरीका। रखिए, ये अक्सर बिजनेस में यूज होता है। आप कभी भी ऑर्डर करोगे ना, देखना वहाँ पे बताते हैं योर कॉन्साइनमेंट्स इज रनिंग नाउ, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टार्स के ऊपर। वापस से एक नया वर्ड है। देखो यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी और स्टार है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब कोई स्टार्स आसमान में बहुत सारी संख्या में हो, एक जगह पर हो, गैदरिंग हो, उस समय बोलते हैं हम क्लस्टर्स। और ये कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन में कभी कभी आसमान में देखना आपको दिखेंगे कि कुछ स्टार्स होते हैं जो आपस में अगर कनेक्ट कर दो तो एक डिजाइन क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कोई भूत है, ऐसा लगता है कोई महापुरुष है। देखना, नोटिस करना, कभी कभी 4-5 स्टार आपस में ऐसे दिखते हैं जैसे कोई डिजाइन बना हुआ है। तो इस प्रकार के डिजाइन को, इस प्रकार के स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। क्योंकि यहाँ पे कितने सारे स्टार है, बहुत सारे स्टार है, पर ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्टिलेशन स्टार्स बोलेंगे। यहीं पे अगर इस डिजाइन की जगह बहुत सारे स्टार्स हो जाए तो वहाँ पे हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ऐसी छोटी छोटी चीज ना हमको इंग्लिश में पता चलता है। जैसे अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप कुछ भी बोल देते, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स बोल देते हैं, यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल बोल देते हैं। लेकिन कलेक्टिव फ्रेजेस में आपको ये चीज पता चला कि नहीं, जब कोई स्टेशन, कोई प्लेटफॉर्म पे अगर एक आदमी, एक के बाद एक आदमी सब बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो उस भीड़ को, उस लाइन को हम बोलेंगे कॉन्कोर्स ऑफ पीपल। इसी प्रकार बहुत से स्टार अगर डिजाइन में बना हुआ है तो उनको बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन, और बहुत से स्टार्स अगर गैदरिंग एक जगह पर है तो उसको बोलेंगे हम क्लस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ लेक्चर। ये आपको पता होगा कि हम जब कोई स्टडी करते हैं, किसी भी लेक्चर्स का कोई सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हो, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स एक सब्जेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक शब्द में हम उसको क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, जैसे कोई अगर कह रहा है कि मैं ये कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो आपने कहा मैं साइंस कोर्स कर रहा हूँ, मैं मैथ्स कोर्स कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स कोर्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी देखना बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, और इधर साइंस कोर्स के अंदर भी बहुत सारे कोर्स चैप्टर्स होते हैं। साइंस के चैप्टर होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, क्या मैथ्स के होते हैं ना। तो जब बहुत से लेक्चर मिलाकर एक बनता है कोर्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का बुक है, और इन सब बुक्स को, सब्जेक्ट को, बुक्स को मिलाकर एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, तो एक बार हम वापस रिपीट कर लेते। अभी तक हमने क्या सीखा, एक आर्मी वर्ड सीखा, बहुत सारे सोल्जर के कलेक्शन, एक बैंड सीखा, बहुत सारे म्यूजिशियन का, एक बेबी सीखा जो गर्ल्स के हैं, एक बोर्ड सीखा जो डायरेक्टर होते हैं, एक ट्रस्टी है, बुक के हमने देखा, बजट देखा, बंच देखा। आई होप इतने बार रिपीट होने के बाद आपको शायद याद हो गया होगा। बंच ऑफ कीज है, बंच ऑफ लेटर्स है, बंडल ऑफ है, बंडल से 2 वर्ड है ना। कैरवेन में भी 2 है, पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स, माउंटेन्स में एक चेन है। इसी प्रकार लेक्चर किसको बोलते हैं, कोड ऑफ लॉ किसको बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्कोर्स किसको बोलते हैं, कॉन्साइनमेंट्स किसे बोलते हैं,
जब गुड्स की कलेक्शन हो, गुड्स का जो प्रोसेस होते हैं, दैट टाइम वी कैन से कॉन्सर्नेंट। कॉन्कोर्स ऑफ पीपल व्हेन वी से व्हेन द पीपल आर रनिंग, गोइंग और एंटरिंग एट द सीक्वेंस वाइज इन द प्लेटफॉर्म और इन द एयरपोर्ट, दैट टाइम वी कैन से कॉन्कोर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आता है, क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स मतलब क्या होता है, जो नाविक होते हैं ना, चाहे जहाज में, है ना। ये को यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंबर्स लिखा है ना, जैसे मान लो ये शिप है, इस शिप में जो काम करते हैं इसको बोलते हैं सेलर्स। लेकिन जब ये बहुत सारे सेलर्स हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्रू। देखो आपको एक नया चीज पता चलेगा, देश के लिए जो फाइट करते हैं उसको कहते हैं सोल्जर, लेकिन जब बहुत सारे सोल्जर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर। इसी प्रकार किसी भी शिप में जब कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं सेलर्स, ठीक है। देश के लिए फाइट करते हैं तो सोल्जर, शिप में जो काम करते हैं उसको सेलर्स बोलते हैं, लेकिन उस सेलर के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। हम बोलते हैं ना क्रू मेंबर, क्रू मेंबर मतलब होता है ये वो व्यक्ति है जो शिप में काम करते हैं। अगर कोई आपसे कहे ना कि मैं क्रू में काम करता हूँ या फिर मेरा भाई क्रू मेंबर है, तो आप समझ ना क्रू मेंबर मतलब वो सेलर्स है ना, वो शिप में काम करते हैं। अब देखो क्राउड ऑफ पीपल कब बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल तब बोलते हैं जब रोड पर भीड़, अक्सर हम क्राउड को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। क्राउड हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है, क्राउड सिर्फ उसी जगह पे इस्तेमाल होता है जब रोड, रास्ते पर बहुत से लोग हो, उस समय हम बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपल। जैसे यहाँ पे भी देखो पीपल है, बहुत भीड़ है, पर यहाँ पे हम क्राउड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कॉन्कोर्स बोलेंगे। लेकिन यही लोग अगर रोड पर भीड़ जमा हुआ रही, यहीं पे अगर आसपास करके चल रही, यहाँ पे फिर कॉन्कोर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। फॉल ऑफ स्नो आपको पता ही है कि जब बर्फ गिरते हैं ना एकदम कंटिन्यूअसली, उसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ स्नो, राइट। फॉल ऑफ स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ की वो तुषार होता है ना, धीरे धीरे गिरते रहते हैं, तो उसको हम फॉल ऑफ स्नो बोलते हैं, एक साथ कंटिन्यू गिरते हैं, ठीक है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, आप देखना सुबह की तरफ या शाम के वक्त ना बर्ड्स एक इस प्रकार सब झुंड बनकर उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर उसको नोटिस अगर करोगे ना तो ऐसा लगता है कि कोई जहाज, एरोप्लेन उड़ के जा रहे, तो इस प्रकार उसके झुंड को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। देखो यहाँ पे मैंने फोटो ऐसे ही डाला है, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मतलब जब बहुत से पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, और उनको अगर नोटिस करोगे तो उनके ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलेंगे। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि हर जगह पे हम ग्रुप वर्ड नहीं लगाएंगे, राइट। इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट आता है फ्लॉक ऑफ गीज। फ्लॉक ऑफ गीज मतलब गीज भी एक प्रकार का पक्षी होते हैं, लेकिन देखो ये भी उसी प्रकार से उड़ के जा रहे, पर ये सब के लिए अप्लाई है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, लेकिन कुछ पक्षी के लिए फिर फ्लाइट ऑफ बर्ड्स नहीं होता है, कुछ पक्षी के लिए फ्लॉक ऑफ गीज होता है, ठीक है। तो इनके लिए कभी गीज अगर इस प्रकार से उड़ के जा रहे तो उस समय हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ गीज, यहाँ पे हम फ्लाइट ऑफ गीज नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज मतलब आपको मैंने यहाँ पे भी एक चीज दिखाया था, देखो यहाँ पे क्लम्प ऑफ ट्रीज, यहाँ पे देखो क्लम्प इसलिए आया क्योंकि एक ही प्रकार के बहुत से ट्रीज एक जगह पड़े, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा क्लम्प ऑफ ट्रीज। लेकिन अगर ट्रीज आपस में नहीं है, अलग अलग जगह पड़े लेकिन बहुत सारे हैं, तो उस समय हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब हम जिसको बोलते हैं जंगल, और जंगल में बहुत से ट्रीज होते हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। अगर यहीं पे मान लो ये ट्री सब आपस में झुंड बना हुआ है, तो उस समय हम इसको फॉरेस्ट की जगह क्या बोलेंगे, क्लम्प ऑफ ट्रीज। अब स्टार्स आते हैं, ये तो आपको सबको पता है। देखो स्टार से हमने दो वर्ड सीखा, एक सीखा क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब झुंड, बहुत से कलेक्शन, एक कॉन्स्टलेशन मतलब डिजाइनिंग। और जहां पर स्टार्स होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टलेशन में स्टार्स हो चाहे वो क्लस्टर में हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, ठीक है। अब इस गैलेक्सी को अगर आप जूम करके देखोगे, दूरबीन के थ्रू देखोगे, तो आपको ये दिखेगा क्लस्टर या फिर कॉन्स्टलेशन, राइट। ये गैलेक्सी है जहाँ पे स्टार्स है, इसी स्टार्स को अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं पे डिजाइनिंग अगर दिखता है तो उस समय बोलेंगे हम कॉन्स्टलेशन, अगर ग्रुप में दिखता है तो उस समय हम क्या बोलेंगे, उसको क्लस्टर, राइट। नेक्स्ट आता है लेबर्स। लेबर्स मतलब काम करते हैं, है ना, चाहे कोई भी लेबर्स हो, ट्रेन में हो, रोड में हो, कोई कहीं पर भी जो कर्मचारी होते हैं, तो उन कर्मचारी की जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैंग, ठीक है, गैंग ऑफ लेबरर्स। वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ लेबरर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम यहीं पर इंग्लिश में बहुत गलती करते हैं, हम हर जगह पे ग्रुप वर्ड लगा देते हैं,
ग्रुप वर्ड हर जगह पे नहीं लगाते, कुछ कुछ जगह पे ग्रुप लगाते हैं। यहाँ पे हम गैंग ऑफ लेबर्स हम बोलते हैं ना, गैंग, उनका गैंग है। गैंग मतलब लेबर्स के गैंग, ठीक है, कोई आदमी के गैंग जो झुंड में कोई काम करता है, राइट। नेक्स्ट आता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। देखो फ्लावर्स में भी हमने यहाँ पे एक चीज सीखा था, फ्लावर्स जब गिफ्ट देने के लिए होता है बहुत से फ्लावर्स मिलाकर गिफ्ट के तौर पर, तो वहाँ पे हम बोलेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। लेकिन यही फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को एक चेन के रूप में किसी को पहनाया जाता है गले में, या भगवान को पहनाया जाता है, तो उस समय हम बोलेंगे गार्लैंड। ध्यान रखना यही फ्लावर्स, क्योंकि ये एक, इसके अंदर एक रस्सी होते हैं और उस रस्सी में अलग अलग माला बनाकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। तो जब बहुत से फ्लावर्स एक गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, दैट टाइम बुके पर माला के तौर पर दिया जाता है, उसको कहते हैं गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। देखो ग्रुप हम कब बोलेंगे, जब आइलैंड होता है, किसी समुंदर के बीच में, एक बहुत बड़ी नदी के बीच में छोटे छोटे पहाड़ों का चट्टान होते हैं, जहाँ पे कुछ समय के लिए कभी कभी लोग भी रहते हैं और कुछ समय के लिए कोई पार्टी पिकनिक वगैरह मनाते हैं, कभी कभी जानवर भी रहते हैं। या फिर ये आइलैंड कभी कभी पानी के अंदर भी चला जाता है, ये मूवेबल भी होते हैं कुछ आइलैंड। तो इस प्रकार के आइलैंड अगर एक जगह पे बहुत सारे हैं तो उससे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, जब बहुत से आइलैंड एक जगह पर हो तो उसको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलेंगे। उसके बाद गंदगी, गंदगी मतलब रबिश होता है ना, जो डर्टी होते हैं। एक जगह पे जब सब फेंकते जाते हैं ना, हम लोग फेंकते हैं ना कई बार हमारा घर का सभी गंदगी सामान, तो उसको बोलते हैं हीप, HEAP, हीप ऑफ रबिश मतलब होता है वो जगह जहाँ पर सब आकर, चाहे कॉलोनी हो या स्टेट हो या किसी सिटी का हो, आप लोगों के पास देखना नगर निगम आते हैं, अब वो नगर निगम वो सारी गंदगी कहीं पे तो जाकर फेंकते होंगे ना, तो उस जगह को बोलते हैं हीप ऑफ रबिश। रबिश मतलब क्या होता है, जो हम फेंकते हैं, पर वो रबिश एक्चुअली में कहाँ फेंक रहे हैं, उसका उस जगह को क्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हर प्रकार के रबिश है, तो उस प्रकार उस जगह को हम बोलते हैं हीप, ठीक है। यहाँ पे रबिश मतलब गाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रबिश का मतलब होता है वो गंदगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। इसी प्रकार हीप मतलब सैंड भी होता है, जो बालू होते हैं ना, आप देखना कभी कोई कंस्ट्रक्शन बनता है ना, तो वहाँ पे बालू आके एक जगह पे रख देते हैं, तो वो जो बालू का जो कलेक्शन होता है, जो जगह जिस जगह पे रखते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड मतलब जहाँ पे बहुत से बालू है, या फिर जहाँ से हम बालू लाते हैं वहाँ पे भी देखना बहुत से बालू होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीप ऑफ सैंड। या फिर मान लो किसी समुद्र किनारे पे इस प्रकार के हीप ऑफ सैंड बना हुआ है, इसके अंदर एक सांप छुपा हुआ है, तब बोल सकते हो द स्नेक इज इन द हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड मतलब बालू के उस अंदर है ना। कुछ कुछ जगह पे मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा एक्चुअली हिंदी यूज कम होता है, इसलिए आप लोगों को अगर इसकी एग्जैक्टली हिंदी जानना है तब गूगल में या फिर डिक्शनरी से सर्च कर लेना, ठीक है। हीप से और एक होता है स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर होता है, जहाँ पे बहुत से पत्थर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो पत्थर है, बहुत सारे स्टोन है, तो इस स्टोन जहाँ पे बहुत सारे होते हैं उसको भी हम हीप बोलते हैं। यानी हीप हम 3 जगह पर यूज करते हैं, और भी करते हैं, बट हियर आई एम यूजिंग फ्यू वर्ड्स ओनली। एक हीप होता है रबिश के लिए, एक हीप होता है सैंड के लिए, एक हीप होता है स्टोन के लिए, है ना। मतलब कुल मिला के मैं वापस कह रहा हूँ, हर जगह पे हम ग्रुप वर्ड नहीं लगाएंगे। जैसे हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब होता है जानवर, है ना, जो वो जानवर जो हम घर पर रखते हैं, ठीक है, वो जानवर नहीं जो हम जंगल में रहते हैं, ना। जो घर पे रखते हैं, तो घर में हम कौन कौन सी जानवर रखते हैं, बफेलो यानी भैंस, बकरी यानी गोट, है ना, काव। तो ऐसे जो कैटल होते हैं ना, जो किसान, जो वो होते हैं ना, सुबह सुबह जो किसान होते हैं या फिर जो चराने के लिए, पशु चराने के लिए लेकर जाते हैं, वो लड़का, कोई लड़का उसको कुछ बोलते होंगे, तो उसको, उस गाय के जो झुंड होते हैं ना, जो ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ काउ, अ हर्ड ऑफ बफेलो, अ हर्ड ऑफ शीप्स। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना आपको, हर्ड ऑफ शीप्स, ये देखो, ये हर्ड ऑफ शीप्स है ना। शीप्स मतलब भेड़ होता है, कैटल मतलब पालतू जानवर होता है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, डॉग भी आ जाता है, बकरी भी आ जाता है ना, गाय भी आ जाता है, भैंस भी आ जाते हैं। तो जब झुंड में बहुत से गाय एक जगह पर है, उसको हम बोलेंगे हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मधुमक्खी की छत्ता, यानी जो बीज होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, हाइव ऑफ बीज। यानी आप बोल सकते हो कि वी गेट हनी फ्रॉम ए हाइव ऑफ बीज, यानी हमको हमको शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी की छत्ता से। या फिर प्लीज डोंट थ्रो अ स्टोन ऑन द हाइव ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर मत फेंको, इस प्रकार से। बुक्स मतलब किताब होता है, बुक, लेकिन जिस जगह पर बहुत सारे किताब होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, कलेक्शन देखा, मैंने आपको कहा था ना कि ये सब क्या है, कलेक्टिव फ्रेजेस। अब आपको कुछ कुछ वर्ड्स आपको पता चल रहा होगा, लेकिन हम लोग लाइब्रेरी कब बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे किताब मिलते हैं उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। इसी प्रकार जहाँ पे बहुत से बालू मिलते हैं वहाँ पे हिप बोलेंगे, जहाँ पे बहुत से गंदगी होते हैं उसको हिप बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सी जगह पे आइलैंड मिलते हैं उसको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, जहाँ पे बहुत से जानवर मिलते हैं, पालतू जानवर, वहाँ पे हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं, जहाँ पे बहुत से पत्थर मिलेंगे उसको हम हिप ऑफ स्टोन बोलेंगे, जहाँ पे एक कोई माला हो जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हो, बहुत सारे फ्लावर्स की माला हो, उसको गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे, इस प्रकार से। तो वो जगह जहाँ पे बहुत सी किताब होते हैं उसको हम लाइब्रेरी ऑफ बुक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउंड्स। देखो, हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ता। जब शिकारी कुत्ता होता है ना तो उसको हम पैक ऑफ हाउंड्स बोलते हैं। पैक ऑफ हाउंड्स मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ता देखना 4-5 होते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप किसी को पकड़ने के लिए या फिर कोई काम, स्पेशल काम करना हो, है ना, IAS IPS या फिर CID CBI के लिए ये सब काम करवाया जाता है, कोई बॉम्ब पकड़ने के लिए। तो उस प्रकार के जो डॉग होते हैं वो अलग से ट्रेनिंग होते हैं, तो उसको हाउंड्स बोलते हैं, शिकारी कुत्ता बोलते हैं। उनका काम रहता है शिकार को पकड़ना, है ना। तो जब बहुत से शिकारी कुत्ता एक जगह पर हो ना तो उसको हम बोलते हैं पैक ऑफ हाउंड्स। ठीक है, नॉर्मल जो डॉग होते हैं उसके ग्रुप को हम बोलेंगे हर्ड ऑफ डॉग, है ना। पर शिकारी कुत्ता जो होता है उसको हम पैक ऑफ हाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, देखो पैक वर्ड में आया है। नेक्स्ट आपको पता है, एक को बोलेंगे शू, पर पेयर ऑफ शूज मतलब क्या होता है, 2 जूते। पेयर ऑफ ड्रेस, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ कॉपीज, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, पेयर मतलब एक में नहीं, 2 संख्या में 2 होना चाहिए। एक वर्ड देखो आपको नया पता चलेगा, अक्सर देखना आप टेंपल में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे घंटी होते हैं, टंग 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 बजाते रहते हैं। तो ये जो घंटी है ना, 1 2 3 4 बहुत सारे घंटी होते हैं, देखना सब अलग अलग घंटी बजाते हैं। मैं बहुत बजाता हूँ, कोई ये वाला बजाता है, कोई ये वाला, मैं हर एक को पकड़ पकड़ के बजाता हूँ। तो इन घंटियों को, इन बेल्स को एक शब्द में एक साथ बोलते हैं पील ऑफ बेल्स। पील ऑफ बेल्स मतलब क्या होता है, वो बेल्स जहाँ पे बहुत सी बेल्स, मतलब बेल्स की पूरी कलेक्शन। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कलेक्शन ऑफ बेल्स, राइट, यहाँ पे कलेक्शन नहीं आएंगे, यहाँ पे पील्स ऑफ बेल्स आएंगे। सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट मतलब कोई चीज करने जा रहे हो आप, कोई फंक्शन करने जा रहे हो, उसके एक प्रोसेस होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ एनुअल फंक्शन, सीरीज ऑफ नोट्स। कोई चीज आप याद करने जा रहे हो तो अपने लाइफ के डेली शेड्यूल बना रहे हो, तो वो जो प्रोसेस होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम सीरीज बोलते हैं। हम प्रोसेस ऑफ इवेंट्स नहीं बोलते, वहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई इवेंट मतलब क्या होता है, कोई घटना, राइट, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं उसको हम सीरीज बोलते हैं। जैसे आप ATM में पैसे निकालने जाओगे तो उसका एक सीरीज होती है, सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, दिस इज कॉल्ड सीरीज, राइट। अब फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर शिप्स एक लाइन में एक दिशा की तरफ चल रहा है और बहुत सारे शिप्स है, मान लो युद्ध करने के लिए या फिर कोई सामान है, तो किसी एक जगह से, मान लो बॉम्बे से वो सामान जा रहा है न्यूजीलैंड, और बहुत 4-5 शिपर एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही पैटर्न में, एक ही स्पीड में। दूर से वो कैसा दिखता है, फ्लीट दिखता है। फ्लीट मतलब स्ट्रेट, है ना। देखो, तो जब बहुत से शिप्स एक ही दिशा पे, एक ही डायरेक्शन पे, एक ही स्पीड पे, एक ही पर्पस से जाते हैं, तो उससे हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी प्रकार एरो, जब बहुत, ये अक्सर देखना आपको युद्ध में दिखेगा, बहुत सारे एरोज किसी पर्टिकुलर युद्ध के लिए सब फाइटिंग कर रहे और एक साथ तीर छोड़ रहे हैं, तो उस सभी तीर को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, शोर। शोर मतलब होता है गिरना, है ना। एक शोर वो भी होता है रेन, जब देखना कभी बारिश होती है तो कंटिन्यू बारिश होते रहते हैं, बहुत जोर जोर से बारिश होते रहते हैं,
है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, शोर ऑफ रेन। शोर मतलब होता है एक साथ गिरना, ठीक है, ध्यान रखना। फिश, देखो यहाँ पे हमें कितने सारे चीज, जब बहुत से शिप्स एक जगह होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लीट। जब बहुत सारे एरोज एक साथ गिरेंगे तो उसको बोलेंगे शोर। बारिश भी एक साथ गिरेंगे तो शोर। लेकिन फिश कभी देखना आपको पानी में दिखते हैं बहुत सारे फिश एक लाइन में कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सोल ऑफ फिश। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था ना, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी हमने सीखा था ना कि बहुत से आदमी अगर एक एंट्रेंस या एग्जिट की तरफ कंटिन्यू आ रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्कोर्स। क्यों बोल, किसको बोलेंगे, पीपल को। इसी प्रकार फिश अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम सोल ऑफ फिश, उन फिश के सभी ग्रुप। शिप्स अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी प्रकार एरोज अगर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे शोर ऑफ एरोज। रेन जा रहे हैं इसको शोर ऑफ रेन, इस प्रकार से, राइट। नेक्स्ट लास्ट है ये हे। यहाँ पे भी देखो हे है, यहाँ पे स्टैक ऑफ हे बोलेंगे। अभी हमने देखा था ना हे के लिए वर्ड, मैं आपको याद दिला देता हूँ, कहाँ देखा दिया था। यहाँ पे भी हे है, वहां पे भी हे है, पर इस प्रकार के हे को हम बोलेंगे बंडल, यानी बंडल भी बोल सकते हैं और स्टैक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो इस हे है, पर इसको हम स्टैक भी बोल सकते हैं और बंडल भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार सूट ऑफ रूम्स। सूट ऑफ रूम्स क्या होता है, वो रूम जहाँ पे हम शूट करते हैं, कोई एक्टिंग करने के लिए कोई रूम होता है, या फिर फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी करने के लिए एक्टिंग करने जो रूम होते हैं उसको हम सूट ऑफ रूम्स बोलते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते करने के लिए हमने अभी कहा था स्वार्म ऑफ बीज भी हो सकता है और हाइव ऑफ बीज भी हो सकता है, ठीक है। देखो दो मीनिंग आपको पता चल चुका है। तो मधुमक्खी के ग्रुप को हम बोलेंगे स्वार्म ऑफ बीज। और एक जो फ्लाइज होते हैं मक्खी, तो जहाँ पे बहुत से मक्खी आ गए, मान लो कोई मिठाई है वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे मक्खी आ गए, उसको हम बोलेंगे स्वार्म ऑफ फ्लाइज। स्वार्म ऑफ बीज भी हो सकता है, स्वार्म ऑफ फ्लाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हॉर्स। ये आपको पहले दिखेंगे, अभी आपको नहीं दिखेंगे। राजा महाराजा के पीछे कोई एक राजा महाराजा गाड़ी में बैठे हैं, उसके आगे एक गाड़ी का साथ 4-5 घोड़ा उस गाड़ी को खींच के लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं टीम ऑफ हॉर्सेस। इस हॉर्स को बोलते हैं टीम ऑफ हॉर्सेस। अभी नहीं है, नॉर्मली देखना 2-2 घोड़ा दिखेंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है उस गाड़ी के साथ 8-8 घोड़ा 10-10 घोड़ा सामने हैं, पीछे से भी एक गाड़ी है, उसके ऊपर कोई रानी महारानी बैठे हैं, राजा बैठे हैं, तो उस समय उसको हम बोलते हैं टीम ऑफ हॉर्सेस। एंड द लास्ट है ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। ट्रूप ऑफ हॉर्सेस मतलब क्या होता है, लड़ाई करने के लिए जो घोड़ा होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो सब सैनिक एक जगह खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो उस समय इन हॉर्सेस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। तो ट्रूप ऑफ हॉर्सेस मतलब क्या होता है, वो घोड़ा जो युद्ध करने के लिए एक जगह खड़े हैं। और टीम ऑफ हॉर्सेस मतलब क्या होता है, वो सब घोड़े जो एक गाड़ी को खींचे लेकर जा रहे हैं। ऐसे आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ 54 बताया, यहाँ पे इसमें ऐसा हजारों कलेक्शन है, पर मैंने आपको कुछ कुछ चीज बता दिया ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि कलेक्टिव फ्रेजेस क्या होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लेना, समझ लेना, और कहीं पे अगर जैसे कोई वर्ड है हिंदी का तो उसको आप डिक्शनरी या गूगल में सर्च कर लेना, या फिर मुझे कमेंट्स करके भी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है ना। अगर आपको याद करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछना कि इसको याद कैसे करें, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे ईमेल आईडी भी है, उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है याद करना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आपके पास टाइम शेड्यूल प्रॉपर नहीं है तो आप मुझे जरूर बताना। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन पेपर है, इसको आप शॉर्ट आउट कर लेना, इसमें आपको पता चल जाएगा आपने कितने सीखा। ये मेन वर्ड है, जो वर्ड है इस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। सोल्जर के लिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, गर्ल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, म्यूजिक के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बीज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बेल, रेन, कैटल, लेटर्स, माउंटेन्स, पिलग्रिम्स, सेलर्स, पीपल, ट्रीज, बर्ड्स, सैंड एंड आइलैंड, इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करना, ये आप कर लेना, इस सबके प्रैक्टिस पेपर भी हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे मैं कहा कि आपको मैंने बोर्ड में भी समझा दिया कि कलेक्टिव फ्रेजेस क्या है, फिर कलेक्टिव फ्रेजेस का कौन सा चैप्टर हम करें वो भी बता दिया, कौन कौन सा वर्ड है ये भी बता दिया पिक्चर के साथ, क्वेश्चन पेपर भी आपका हो गया, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है थॉट ऑफ द डे, यानी यही हमारा लाइफ में आगे जाके काम है। तो मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड थॉट बनाया। थॉट ये है,
Sometimes an expert is got defeated by a normal people to solve a problem because expert use theory and its experiences but normal people uses common sense। मतलब क्या है, कभी कभी जो एक्सपर्ट होते हैं वो लाइफ में हार जाते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति से, एक साधारण व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट हमेशा क्या यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपना थ्योरी, यानी उन्होंने जीवन में जो स्टडी किए वो थ्योरी और उनके जीवन में उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल किए वो। लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कभी कभी, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे होते नहीं, वो थ्योरी ना ही एक्सपीरियंस यूज करते हैं, वो उस सिचुएशन को देखते हुए वो अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। यानी कभी कभी कॉमन सेंस भी हमारे जीवन में बहुत काम आता है। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हर जगह पे मैंने कॉमन सेंस यूज किया। आप जब एक बीज को याद करोगे तब आपको दिमाग में होना चाहिए स्वॉर्म क्यों आया, रूम के लिए शूट क्यों आया। शूट मतलब होता है एक्टिंग, शूट का मतलब फोटोग्राफी। कोई भी एक्टिंग करने के लिए जब बहुत से रूम होते हैं उसमें शूट होता है, ठीक है। यहाँ पे हर शब्दों के हिसाब से मैंने फोटो ऐड किया है, उस फोटो के बेस पे ही मैंने उस मीनिंग को बनाया। जैसे बेल मतलब घंटी, लेकिन जब बहुत से बेल एक जगह पर होते तो उसको हम क्या बोलेंगे, पील। जैसे यहाँ पे आप अगर कंटिन्यू रटोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, सोल ऑफ फिश, शोर ऑफ रेन। पर अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मछली एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पे बारिश एक ही दिशा में हो रहा है, यहाँ पे भी एरोस एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी शिप एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। फिर इधर भी देखो लोग, यहाँ पे भी देखो बर्ड्स एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग एक डेस्टिनेशन है। बर्ड्स जब एक ही दिशा की तरफ जाएंगे तो उस समय बोलेंगे हम फ्लाइट, घीस जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम फ्लॉक, स्नो जब एक ही दिशा की तरफ गिरेंगे तो उसको बोलेंगे हम फॉल। फिर यहाँ पे देखो लोग भी जब एक ही दिशा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बोलेंगे कॉन्कोर्स। ये भी देखो किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कैरवेन। इस टाइप से पहाड़ भी एक दिशा की तरफ होता है तो वहाँ पे बोलेंगे हम चेन, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे भी देखो शिप जब एक ही दिशा की तरफ जाएंगे तो उसको फ्लीट। ये कॉमन सेंस होता है, तो आपको इस प्रकार से स्टडी करना है। आई होप डियर आपको कलेक्टिव फ्रेजेस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करना, चाहे कमेंट बॉक्स में या मेल करके, और इसको याद जरूर करना एंड डेफिनेटली यूज इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एवरीवन विल इम्प्रेस्ड विद यू वेरी वेरी। अगली बार फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।